कैसे आप सब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में बताऊंगा कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बीजीय व्यंजक लिख कर दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने लिख रहा हूँ y² + 5y - 8। तो देखिए ये एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में देखिए क्या क्या होता है। बीजीय व्यंजक में होते हैं चर होते हैं, बीजीय व्यंजकों में चर होते हैं, अचर होते हैं और पद भी होते हैं। तो देखिए सबसे पहली बार हम देखेंगे चर क्या होते हैं। तो देखिए जैसा यहाँ पर लिखा है y, हम सिर्फ y को देखेंगे। देखिए y लिखा है तो y यहाँ पर हमारा चर है। जो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं हमारे इसमें आते हैं वो हमारे चर होते हैं। अब देखेंगे अचर। इसमें अचर है, एक अचर है हमारा 5, दूसरा अचर है 8। 5 और 8 हमारे अचर हैं। जो भी हमारे देखिए नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 8 था तो वो हमारे अचर होते हैं। अब मैं आपको पद के बारे में बताऊंगा कि पद क्या होते हैं। देखिए पद के लिए मैं आपको ये अलग से लिखकर दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिखा था y² + 5y - 8। तो देखिए एक y² एक पद है, + 5y एक दूसरा पद है, -8 ये एक तीसरा पद है। तो इसमें कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। इसमें पद और भी हो सकते हैं, पद एक भी हो सकते हैं। जैसे कि एक पद हम मान लेते हैं 2xy। इसमें सिर्फ एक पद है जो है 2xy। तो इसे हम क्या कहेंगे? एक पदीय, इसे हम कहेंगे एक पदीय व्यंजक होता है। ये हमारा होता है एक पदीय व्यंजक, क्योंकि इसमें एक पद था जो कि था 2xy। तो एक पद था इसलिए हम कहेंगे इसे एक पदीय व्यंजक। अब मैं आपको दूसरा लिखकर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 4x² + 5। देखिए इसमें क्या है पद हमारे? 4x² एक पद है, + 5 हमारा दूसरा पद है। तो इसमें टोटल कितने पद हो गए? इसमें हो गए 2 पद, 4x² और y 5। तो इनमें 2 पद हैं तो ये होता है हमारा द्वि। तो 4x² + y + 5 हमारा द्विपदीय, क्योंकि इसमें 2 पद हैं इसलिए यह द्विपदीय व्यंजक। अब इसमें एक चीज और आती है बहुपद। तो देखिए बहुपद क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा था y² + 5y - 8। तो इसमें मैंने आपको बताया था इसमें से 3 पद थे इसमें। तो ये एक बहुपद होगा, यानी कि जिसमें 3 पद होते हैं या फिर 2 पदों से अधिक पद होते हैं वो होता है बहुपद। इसलिए ये है हमारा बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 पद हैं इसलिए हम इसे। तो चलिए हमें एक चीज और जाननी है इसमें, जो कि है कि बहुपद कब नहीं हो सकता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ 2। देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2x, पर x क्या है हमारा? अंडर रूट में है, तो इसे हम नहीं कह सकते हैं बहुपद। ये बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे ये हमारा x है, x अंडर रूट में, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। एक चीज और है, जैसे कि मान लीजिए 4y की पावर 1/2 है, y की घात 1/2 है। 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो अगर घात परिमेय संख्या में होती है तब भी ये बहुपद नहीं हो सकता है। तो आपको ये दोनों बातें बहुत ध्यान रखनी है कि ये बहुपद कब नहीं हो सकते हैं। तो देखिए बीजीय व्यंजकों के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो अब हमें इनका भाग करना भी सीखना है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल हम एक पदीय व्यंजकों का लेंगे। जैसे कि मैंने 6x² y² / 2x
वाई। तो देखिए एक पद है, एक पदीय व्यंजक है ये, तो इसे कैसे भाग करेंगे? तो इसे हम लिखेंगे 6x² y² अपॉन 2xy। तो ये लिख लिया हमने। तो हम इन्हें थोड़ा तोड़ते हैं, जैसे कि 6 को हम, तो देखिए सबसे पहले हम 6 को तोड़ेंगे। 6 को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 हो जाता है 6। अब x² को तोड़ेंगे। x² है यानी कि x मल्टीप्लाई बाई x, y भी स्क्वायर है, y मल्टीप्लाई बाई y अपॉन, देखिए अब हम 2xy नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसे एज इट इज लिखेंगे 2xy। तो देखिए 2 1 2, 2 1 2। अभी देखिए x है, x से कट जाएगा, y से कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा? देखिए 3 बचा, 3 यहाँ पर बचा x और एक y, यानी कि 3xy। तो ये आ गया हमारा इसका भागफल। तो चलिए अब हम बहुपदों का भाग करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर है 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x डिवाइडेड बाई 3x। देखिए यहाँ पर 3 पद है, यानी कि एक बहुपद का भाग करना है हमें 3x से। यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही पद था, अब यहाँ पर हम बहुपद का भाग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x डिवाइड करना है, अपॉन में लिखेंगे 3x। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 3x को हर किसी के नीचे लिखेंगे। ये था 9x³, ये 9x³ अपॉन में 3x। अब देखिए साइन के हिसाब से साइन लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का साइन था तो प्लस, यहाँ पर है 12x² अपॉन में 3x। अब यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो माइनस 36x अपॉन में 3x। हर किसी के नीचे यही लेना है हमें, जिससे हमें डिवाइड करना है। तो देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे। 3 1 3, 3 3 9 हो गया। देखिए तो देखिए अब इन्हें भी काटेंगे। देखिए इनके आधार सेम है, x से ये डिवाइड है। तो देखिए नीचे वाली घात को ऊपर वाली घात से माइनस कर देते हैं। नीचे घात क्या हमारी 1 है, ऊपर है 3, तो 1 में से 3 गया, 2 बचे। तो हम लिख लेंगे साथ के साथ 3x² प्लस 3 1 3, 3 4 12। अब देखिए नीचे की घात 1 है, ऊपर 2 है। अब x² में से 1x चला गया, क्या बचा? x बचा सिर्फ। यहाँ पर 4 भी था, 4x। अब देखें यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ देखिए एक ही x है, तो x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचा फिर? 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुपदों को कैसे भाग करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि हमने इसे कैसे सॉल्व करा था। यहाँ पर हमने घातांक का नियम लगाया था। हमारा घातांक का नियम क्या होता है? x⁴m अपॉन में x⁴n इज इक्वल टू, देखिए आधार सेम है इसलिए x⁴ हो जाती है m माइनस n, इसलिए नीचे की घात 1 थी, ऊपर 3 थी, 3 में से 1 माइनस करके x² आ गया था। इसी नियम के साथ हम इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे। पहले हमने देखा था कि हमने बहुपद में एक पद से भाग दिया था, तो अब हम बहुपद में द्विपद से भाग देंगे। तो देखिए हम भाग कैसे देंगे द्विपद से। तो हम वैसे देंगे जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं मैथ में, 2x माइनस 3। अब भाग किससे देना हमें? माइनस 6x² प्लस 17x माइनस 12। तो देखिए सबसे पहले हम 2x देखेंगे। हमें चाहिए 6 माइनस 6x²। तो 6x² कैसे आएगा? माइनस का,
तो इसे हम किसी माइनस की संख्या से गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का आएगा हमारा। अब 2 3 होता है 6, तो -6 तो आ गया। अब हमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए। देखिए 2 के साथ एक एक्स है, हमें एक एक्स और मिल जाए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हम -3 एक्स से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6 एक्स स्क्वायर आएगा। अब देखिए -3 है, इसे भी हम -3 एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। 3 3 9 और 3 के साथ एक एक्स था तो 9 एक्स। अब देखिए डिवाइड में आपको पता है माइनस करते हैं तो ये माइनस का 6 एक्स स्क्वायर था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए +6 एक्स स्क्वायर से -6 एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 9 में से हम 8 घटा दें, 8 घटा दें तो 17 आ जाएगा 8 एक्स। अब ये भी उतार लेंगे हम -12। तो अब हमें चाहिए 8 एक्स। अब 2 एक्स को हम प्लस का चाहिए 8 एक्स तो प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस 2 4 होता है 8 तो 8 आ गया। अब हमें चाहिए सिर्फ एक्स चाहिए तो 2 के साथ एक्स है तो हम 4 में एक्स नहीं लेंगे। तो 4 2 हो जाएगा 8 एक्स। अब -3 को भी देखिए -3 तो -3 को भी अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, -4 3 हो जाएगा 12। तो साइन चेंज कर देंगे, हमें माइनस करना है, ये प्लस का 8 एक्स है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 12 का ये खत्म हो गया। अब माइनस का 8 एक्स से प्लस का 8 एक्स ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो क्या आ गया हमारा 0। तो इसी तरीके से हम बहुपद में द्विपद से भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा 0 बचा है। अगर यहाँ पर मेरा कुछ और बचता, कोई और संख्या बचती तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि शेषफल। तो चलिए अब मैं आपको गुणनखंड करना भी सिखाएंगे। इस चैप्टर में हमारा फैक्टराइज भी है कि हम फैक्टराइज कैसे करते हैं। फैक्टराइज का मतलब गुणनखंड। तो देखिए ये लिखा है a² + 2ab + b² बराबर होते हैं a + b के होल स्क्वायर के। अब इसके होल स्क्वायर का अभी हम गुणनखंड कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। क्या होंगे इसके फैक्टर? a + b a + b, क्योंकि a + b होल स्क्वायर में था, मतलब कि a + b हमारे पास 2 बार है। तो इसी तरीके से हम इसका भी देखेंगे। a² + 2ab + b²। इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे a² + ab + ab + b²। तो देखिए अब ये आ गया। अब देखिए इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या लेंगे? देखिए दोनों में ही a है तो a कॉमन ले लेंगे। a हम इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक बार a बचा, a प्लस इसमें से हमने निकाल लिया था तो सिर्फ b बचा, b। इसी तरह यहाँ पर हम b कॉमन ले लेंगे, b। अब देखिए इसमें से b निकाल लिया हमने तो सिर्फ a बचा, a प्लस इसमें से एक बार b निकाला था तो एक b बच गया, a + b। तो देखिए a + b 2 बार आ गया तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर a + b था, a + b और इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा a + b। तो इस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर का परिचय हो गया है। अब हम अगली वीडियो में इसके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आप ये परिचय जब तक के लिए अच्छे से समझ लीजिएगा, इससे आपको आगे के सवाल करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी।